प्रश्नावली 1.1 शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे देखो एचसीएफ पढ़ना है और एक आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़नी है। अब पहले है ना, एक तो ये बस पूरा खेल इसका है, इतनी सी का। अब ये है क्या चीज़, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, देख लीजिए आप। ये यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। देखो, एल्गोरिथम का मतलब तो होता है कि तरीका जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम सवाल करने का पूरा तरीका यूज करते हैं ऊपर से लेकर आंसर तक, तो वो हमारी एक विधि होती है, वो तरीका होता है, वो प्रक्रिया होती है, उसको तो हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और फिर आगे की चीज़ें देखो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई हम जब बचपन में छोटे थे ना, तो 20 का भाग, जैसे मान लो मुझे 20 में भाग देना है मुझे, जैसे 5 का, ठीक है। तो मैं क्या करता था, 5 का भाग 4 बार जाएगा, किस में जाएगा, 20 में जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बात तो है ना। और बचता क्या था, 0। अब हम इस बात को लिखते कैसे थे, हम इसको लिखते ऐसे थे कि भाई 20 है ना, उसमें मैंने भाग किसका दिया है दोस्त, 5 का दिया है ना। तो 5 का भाग कितनी बार गया, 4 बार गया। शेषफल कितना बचा, 0 बचा। बताओ आर क्या है, 0 है। भाग कितनी बार गया है, क्यू बार मान लो, क्योसेंट कहते हैं इंग्लिश में ना। और भाग किसका दिया, मतलब बी को मान लो, बी है ना, कोई भी संख्या है, और किस में दिया है, वो ए में दिया है, ठीक है। तो मैं इस बात को कैसे बोल सकता हूँ कि यदि दो संख्या, एक तो ए है और एक बी है, मतलब कि ठीक है, उसका भाग दिया जाए और भाग यदि क्यू बार जाता है, आर शेषफल बचता है। यही तो बात हो रही है यहाँ पे। तो इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, है ना, इसी नियम को कहते हैं बात। अब मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि आपके पास में 9 है, ठीक है, 9 है, 9 में आप किसका भाग देते हो भाई, 2 का भाग देते हो मान लो। तो होता क्या है, 9 में देखो एक संख्या तो 9 है, दूसरी कौन है, 2 है, ठीक है। 2 का भाग दिया मैंने 9 में, तो भाग कितनी बार गया, भाग गया, सीधी सी भाषा में बात करूं तो 2 चौके 8 बार, और शेषफल बचा आर, यानी कि 1। यानी कि कोई संख्या ए है, उसमें भाग दिया बी का, भाग गया क्यू बार, और शेषफल बचा कोई आर। तो ये जो तरीका है ना, यहाँ पे यदि आर का मान 0 हो जाए, आर का मान 0 बच जाए, तो जिसका भाग दे रहा है ना वो एचसीएफ होता है। बस इतनी सी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब एचसीएफ तो आप भी जानते हो, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब कि जैसे आपसे कह दूँ कि भाई मैं 6 है, ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है वैसे तो, 6 और 3 है, इसका एचसीएफ बताओ। तो मुझे बताओ दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 2 3 1 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और 3 एकम 3 में इसको लिख सकता हूँ। तो कॉमन भाई कौन है इसमें, 3 कॉमन है, इसका आंसर क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक है, एचसीएफ हो गया। मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास 18 है और मेरे पास 2 है, इन दोनों का एचसीएफ चाहिए, ठीक है। 2 की जगह मैं 4 ले लेता हूँ, थोड़ा आसान और हो जाएगा। तो मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 18 को 9 दूनी के 18, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी के 4। तो कॉमन कौन है दोनों में, कौन आ गया, 2 हो गया। तो 2 क्या है, इसका आंसर है। जैसे आपके पास मान लो 4 है और आपके पास में 8 है, इनमें कॉमन कौन है, अरे कॉमन तो इसमें 2 भी है, इन दोनों में कॉमन तो 2 भी है और 4 भी है ना। परंतु सबसे बड़ा, क्योंकि देख क्या बोलता है वो, एच सी एफ, एच मतलब हाईएस्ट, कॉमन मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब गुणनखंड, है ना, गुणनखंड होता है। जैसे कि देखो 4 है, 4 तो एक गुणज है, और इसके गुणनखंड कौन है, 2 गुना 2। 8 है, 8 एक गुणज है, ध्यान रहो गुणज है, गुणज गुणज जिसको मल्टीपल कहते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हो गए, तो गुणनखंड एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये सब गुणनखंड है। जैसे मान लो 16 और 3 है, ठीक है, इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा आपस में, तो हम एक मान लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो इतना से एचसीएफ होता है। अब चलते हैं आगे। तो एक बार इसका पहला सवाल देख लेते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 135 है 225। अब एक काम करो, देखो बड़ी संख्या को आप क्या मान लो, कोई ए मान लो, छोटी को क्या मान लो, आप बी मान लो, और बी का भाग आप ए में तो दोगे, और क्या मिलेगा आपको, शेषफल आर मिलेगा। आर यदि 0 हो जाएगा तो जिसका हमने भाग दिया वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। इस बात का ख्याल रखें थोड़ा, ठीक है। अब जैसे देख लेते हैं हम, जैसे कि मेरे पास में है 225, ठीक है, 225 है और सामने है 135। तो हमने मान लिया, ये बात आपको लिखनी है, माना कि 225 बराबर 135, 225 को हमने ए मान रखा है और 135 को मैंने बी मान रखा है। बी का मान, बी का भाग में दूंगा तो क्यू बार जाएगा, आर शेषफल बचेगा। तो देखो भाई 225 है ना, 225 में दोस्त एक का 135 का भाग देना जरा। 135 का भाग कितनी बार जा रहा है, 135 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार जाएगा, ठीक है, तीसरी बार तो नहीं जा सकता। और ये आपके बचेगा 90, अच्छा 90 बचेगा, ये आपका 90 बच गया।
अब बताओ, ये जो 90 है शेषफल ही तो है, पर ये जीरो तो नहीं है, अभी तो जीरो नहीं है, तो फिर हमको क्या है, थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, हमको आगे चलना पड़ेगा, यानी कि अब की बार मैं क्या करूँगा, 135 ले लेता हूँ और इधर को मैं 90 लिख देता हूँ। 2000 सवाल में आपके अपना आप समझ जाए क्या हो रहा है। 90 का भाग 135 में दो, तो 90 का भाग 2 बार दूंगा तो 180 हो जाएगा, वो ज़्यादा पड़ जाएगा, है ना। तो 135 में एक बार तो भाग गया, और दोस्त बचा क्या, 45 बचा मात्र। ठीक है, अब 45 बचा ना, अब बताओ मुझे 45 है, ये जीरो है क्या, ये फिर से जीरो के बराबर नहीं है। अच्छा जीरो नहीं है तो फिर से आगे चलो, ये 90 है, और 90 में भाग किसका अपनी बार, 45 का। 45 का भाग कितनी बार गया, 45 दूनी के 90, और शेषफल क्या बचे, जीरो। अब बताओ आर का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, और जब आर का मान जीरो है, आर का मान जीरो है, तो हमारे जिसका भाग दिया ना हमने 45 का, वो हमारा क्या है, SCF है। यानी कि 225 और आपका 135 है ना, इसका SCF कौन आ गया भाई, इसका SCF कौन आ गया, ये आ गया आपका 45 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं 196 और 38,220 का। ठीक है, याद रहे 196 और 38,220। तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ पेज को, दूसरा क्वेश्चन है पहले का। ठीक है, 38,220 व 196। अच्छा बताओ, ए तो मैं इसको मानूंगा, है ना, और बी में 196 को मानूंगा, भाग दूंगा तो क्यू बार जाएगा, शेषफल बचेगा आर। ठीक है, ओके। अब देखो 100, ये जो 38 है ना, 38,220 है, इसमें आप 196 का भाग दोगे ना, तो भाई ये भाग जाता है आपका 195 बार। कितनी बार जाता है आप देख लो, 195 बार भाग जाता है, और शेषफल बचता है जीरो। तो ये तो एक स्टेप में काम हो गया हमारा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि आर बराबर क्या मिला है हमको, जीरो मिला है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसलिए बी बराबर SCF होता है, और बी हमारा इस टाइम पे कौन है, बी हमारा दोस्त 196 है। तो ये क्या हो गया हमारा 196 SCF हो गया। इसको हम क्या लगा देंगे दोस्त, आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब तीसरा वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं एक बार इसका। ये 867 और 255 वाला। ठीक है, 867 है, और ये भैया आपका है 255। ठीक है, 255। अब 867 और 255, ये बात तो ठीक है, इसको मैं ए मानूंगा फिर से, और इस भाई को मैं बी मानूंगा, सीधी सी बात है। क्यू बार में भाग दूंगा, आर मेरा शेषफल बचेगा, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो देखो 867 में आप भाग दोगे ना 255 का, तो देखो 200 चक्कू के, तो फिर 800 फिर 55 एक्स्ट्रा, तो वैसे काम नहीं बन रहा, 3 बार भाग जाएगा लगभग, है ना। 255 ये कुछ हो जाएंगे, और ये आपके शेषफल बचेंगे यहाँ पे 765, इसका मतलब 102। ठीक है, तो ये 102 आपका शेषफल बच रहा है। तो अब देखो आर बराबर नॉट जीरो। ठीक है, आर बराबर नॉट जीरो। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर हम 255 और 255 में भाग किसका, 102 का, है ना। तो 102 का भाग कितनी बार जा रहा है, इसका भाग जाएगा भैया 2 बार आप भाग दे सकते हैं, और शेषफल क्या बचेगा, 51 बचेगा। अब भी जीरो नहीं है शेषफल, तो आगे चले फिर हम। तो 102 है, और इसमें भाग दिया 51 का, कितनी बार जाएगा दोस्त, एक बार नहीं, ये हो जाएगा 2 बार। ठीक है, और शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि चूंकि आर बराबर जीरो, इसका मतलब बी बराबर SCF होगा, और वो है कौन, 51 है, बराबर कौन आ गया दोस्त, ये आपका SCF आ गया। ठीक है, तो इस बात में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है ना। मतलब ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लस की चीजें, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ना, 11 है, 13 है, ऐसा कुछ। ओके, अब इनको ऐसे दिखाना, हमको दिखाना है इस बात में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं मान लेता हूँ कि भाई ए बराबर कोई बी है, और बी का भाग, ए बराबर मतलब कि कैसे आएगा, बी है, बी का भाग में क्यू बार दूंगा, और आर मेरा शेषफल बचेगा, है ना। और शेषफल क्या होता है, या तो वो हमेशा जीरो होता है भाग देते तब, या फिर 1 2 3, है ना, ऐसे चलता चलता है। कहाँ तक चलता है, वो बी के तक चलता है, बी का जितना ही होता, बी से छोटा ही होता है ना, बी से छोटा ही होता है। तो मैंने इसी हिसाब से क्या मान लिया यहाँ पे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, और फिर दूसरी बात, बी बराबर मैं क्या मान सकता हूँ, बी बराबर मैं यहाँ पे 6 मान लिया। ओके, इसलिए अब क्या लिख सकता हूँ मैं,
कि ए बराबर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि बी की जगह मैंने 6 माना है ना, बी की जगह मैंने 6 माना है, तो 6 और क्यू की जगह क्यू ही है। और आर की जगह देखो मैं क्या लिखूंगा, आर की जगह मैं पहले 1 लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ? क्योंकि मुझे उसने देखो यहाँ गौर से देखो, इसको 1 मान रखा है ना, शेष पर 3 मान रखा है, शेष पर 5 मान रखा है, एक तरीके से माने तो। अगली लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बराबर एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, कि 6Q प्लस ये मैं 3 भी लिख सकता हूँ, शेष पर तो 3 भी लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। और इसी प्रकार मैं 6Q प्लस 5 भी लिख सकता हूँ। यानी इस तरह से मैं किसी चीज़ को लिख सकता हूँ। किसको लिख सकता हूँ मैं? एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, उसको मैं इन तीनों तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ये हमारी बात सिद्ध हो गई है ना, ये प्रूव्ड हो गई। पर इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे कि मान लो कि धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे कि 3 है आपके पास में, जैसे कि आपके पास में 9 है, 9 है, 9 को आप कैसे लिख सकते हो कि 6 कम 6 और 6 3 9। बताओ, 6 की जगह 6 है, क्यू की जगह 1 है और 3 की जगह 3 है। बताओ ये रूप है कि नहीं, ये वाला रूप है कि नहीं? तो बस ऐसे लिखने की बोल रहा है, तो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन, अब इस वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है? 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है दोस्त, वो 32 सदस्यों वाले बैंड बाजे वाले होते हैं ना आर्मी में, आपने फिल्मों में देखा होगा, वो बैंड बजाते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, वो ना मुंह से ऐसे ऐसे करके, तो उनके पीछे चल रहे हैं। यानी दोस्त 616 है, वो जा रहे हैं आपके 32 के पीछे जा रहे हैं। अब 32 में से और 616 में से, दोनों में से कितने बराबर लें कि वो आराम से मतलब कि लाइन बना के चल सके? अधिकतम बतानी वो संख्या। तो ये बात आपको पता है, अधिकतम मतलब क्या? एक बात बताओ, जैसे मेरे पास में, जैसे मेरे पास है ये 40 है, ठीक है, आप बताओ, मेरे पास 40 है और ये मेरे पास है भैया 16। अब बेटा मुझे ये बताओ, इस 40 में और 16 में सबसे अधिक कॉमन कौन है, सबसे उच्चतम? तो आप कहोगे सर 8 पंजे 40 में होता है और 8 दूनी के 16 होता है, यानी 8 दोनों में आ रहा है, अधिकतम बार 8 दोनों में आ रहा है। ये बात आपको पता है? तो बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ पे करना है। 616 और 32 में कौन है अधिकतम कॉमन? ठीक है, तो वो हमको पता कैसे चलेगा? सीधी सी बात है बेटा, HCF लेना पड़ेगा। तो लगाओ दिमाग, HCF लो भैया, है ना। तो 32 का भाग जाएगा इसमें 19 बार और शेषफल बचेगा 8, शेषफल बचेगा 8। तो अभी तो यहाँ पे 0 है नहीं, तो हम कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे। 32 है, 8 का भाग दिया, 8 चौके 32 हो गए, शेषफल क्या बचा? 0 बचा, है ना। तो फिर सीधी सी बात है, यहाँ पे HCF क्या हो गया? तो फिर सीधी सी बात है, यहाँ पे HCF कौन हो गया? 8 हो गया। यानी कि इस 616 में से और 32 में से, इन दोनों में से ना 8-8 के आपको टुकड़े बनाने पड़ेंगे, 8-8 की आपको लाइनें बनानी पड़ेंगी, तब जाके वो चलेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा इस सवाल का? 8 जने, है ना। अगले सवाल पे आते हैं, चौथा सवाल। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें वैसे नीचे लिखा हुआ है, सबके सब कुछ लिखा हुआ है, वर्क करना, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के लिए, मतलब किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक सर्वसमीकरण तो पढ़ी होगी, ये a+b का होल स्क्वायर है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको पता तो अच्छी बात है। ये क्या होता है? a² + b² माने इसको, और ये 2ab, चाहे इसको आप बीच में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे कि मैं a बराबर कुछ मान लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे a बराबर में 3q मान लेता हूँ। क्यों माना मैंने? क्यों ही क्यों माना है? क्यों बेटा? खुद बोला है इसने, है ना, वर्क कर देना है, खुद बोला है इसने कि वर्क कर दो इसको मान के। तो वर्क करोगे यदि क्यू का, आप देखो इसका वर्क करोगे तो इसका भी वर्क आपको करना पड़ेगा। अब दोस्त इसका आप वर्क करोगे तो ये आएगा 3 तिया 9, ठीक है, 9q²। अब 9q² को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 3 तिया 9 और q² आपके पास में है। अब इतने से को, इस इतने से को मैं क्या मान लेता हूँ बेटा? यहाँ पे m मान लेता हूँ, और बाकी बस कौन रहा है? 3m। तो बताओ पहली बात सही है गलत है? पहली बात हमारी सही सिद्ध हो गई, ठीक है। दूसरी बात की बात कर रहा है वो, तो दूसरी बात अभी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात में क्या, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3q+1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसका मुझे फिर से स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करो, आप लगाओ दिमाग। 3 तिया 9q² हुए कि नहीं हो? बताओ, 9q² हो गए। और देखो ये 2ab होता है, तो फिर 2 से ab को गुणा करना है, तो a तो यहाँ पे 3q है, एक है ये आपके पास में,
तो 3 दूनी के 6 क्यू और एक का एक ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको 3 बाहर निकालना है, क्योंकि देखो बोला क्या गया 3m, तो 3 बाहर निकालो पहले। 3 बाहर निकाला मैंने यहाँ से, अंदर क्या बचा 3 तिये के 9 क्यू और ये स्क्वायर ऐसे कैसे बचा। यहाँ पे क्या बचा, बाहर निकाला 3 को कॉमन लिया इसलिए 3 दूनी के 6 क्यू, अच्छा ठीक है भाई, और +1। अब लगाओ दिमाग, इतना सा जो फील्ड है ना, इतना सा ये, इसको मैं बेटा m मान लूँ और इसको मैं 3 मान लूँ, तो +1 ही बचता है ना मेरे पास। तो देखो ये दूसरा वाला हमारा सिद्ध हो गया। अब आगे हमें ज़्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, इतना ही पूछा तो बहुत, इतना ही ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि भाई फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करनी है, और अब की बार क्या कह रहा है कि धनात्मक है ना पूर्णांक उसका घन करना है, मतलब 3 बार है ना, वो 9, एक तो m 9m+1 9m+8 के रूप का होना चाहिए। तो वो कैसे, अब देखो एक का क्यूब तो एक ही होता है ना, और 2 का क्यूब क्या होता है दोस्त 8 होता है, तो आपको ऐसे मान के चलना चीज़ों को, ठीक है। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब आपको घन करना है, मतलब 3 बार गुणे करके देखना है और फिर इसको सिद्ध करना है। 9m+1 9m+8 ये हमको सिद्ध करना है। एक काम करते हैं, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ, जैसे a बराबर मैं कुछ भी मान लूँ, जैसे मैं 3x मान लेता हूँ दोस्त। क्या मान लेता हूँ मैं, 3x मान लेता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन 3x मैंने माना है, कुछ भी मान लो, माना आप भी सकते हो। फिर इसका क्या करना है, घन करना है दोस्त, घन करना है, मतलब घन 3 बार गुना करना है। अब 3 बार गुना करेगा तो क्या हो गए, ये आएगा भैया 27x3 आएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा, आएगा। इस बात में से देखो मुझे 9 बाहर निकालना, क्योंकि 9 इसने बोला है, तो 9 को बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बचता है 3x²। अब इसमें 3x² को क्या मान लूँ, इसको मैं m मान लूँ, तो 9m ही तो बाहर बचता है, ये 9m, ठीक है। तो पहले सिद्ध हो गया। दूसरी कंडीशन कि मैं a की जगह क्या मान लेता हूँ 3x+1 मान लेता हूँ। क्यों माना है बता देता हूँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आप ही को। फिर से इसका क्यूब करो भाई, इसका क्यूब करोगे तो सूत्र आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। a की जगह तो कौन लिखने में आएगा 3x, b की जगह कौन आएगा 1 आएगा, बस वैसे मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ये तो हो गया 27x3, ठीक है। और 3 तो सूत्र में है, और 3x हमने लगाए हैं जो सवाल में है, और b की जगह 1 है। कोष्टक ये देखो चालू हो चुका है, a+b यानी कि 3x+1 और 1 का फिर से क्यूब यानी कि 1। अब दिमाग लगाओ जरा, बाहर कौन निकालना, 9 निकालना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। ये 27 बेटा x³ हो गया है ना, और ये 3 तिये के 9 और 9 तिये के अंदर 27, ठीक है। ध्यान से देख लो 27 और x की 1 x और ये फिर 3, ठीक है भाई। गुणे में ध्यान रखना, ये 3x देखो, x तो ये और x ये, तो ये 27x² ये हो गए, ठीक है। और फिर आपका 1 से ये 1 से गुना होगा तो 3 तिये का 9x बाहर है, तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा 9x हो जाएगा, और प्लस का 1 आपके है ही है। अब 9 बाहर निकालो पहले से, क्योंकि 9 तो हमको सवाल में पूछा गया है, तो 9 बाहर निकालूंगा तो देखो 9 तिये के 27 है ना, 9 तिये के 27, तो 3x³ अंदर, 9 तिये के फिर से 27, तो x² ऐसे अंदर और x ऐसे कैसे अंदर, और प्लस का 1 आपका है ही है। तो अब की बार एक काम करो, इस वाले को क्या मान लो आप, इस वाले को आप m मान लो, तो बचता कौन आपके पास में 9 बचता है, और क्या बचता है एंड में 1 बचता है। तो बताओ इस रूप में लिख सकता हूँ ना। तो देखो ये सिद्ध करना था, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या सिद्ध करना है 9m+8 के रूप में। तो इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, ये बात आपको भी पता है ना। इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, ये बात आपको भी पता है, यानी कि हमको मानना पड़ेगा भाई, अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन में क्या मानना पड़ेगा, a बराबर 3x+2 मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 का घन क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो इसका क्यूब करो आप दोनों का, अच्छा क्यूब करें तो देखो ये तो 27x³, ठीक है,
है ना। और ये 3 सूत्र में होता है, 3x हमने लगाए हैं और b का मान यहाँ पे 2 है और 3x प्लस 2 ये कोष्टक में गए और 2 का घन क्या होता है 8 होता है। ये आपको कल की समीकरण से पता होगा, है ना। तो ये 27 है बेटा, 27x की घात 3, ठीक है। 3 थे के 9, 9 दूनी 18, 18 थी 54, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 54 और ये x की घात 2, ठीक। और फिर 3 थे के 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी के 36, ठीक है। ये 36 अंदर पहुँच गए, 36x। और बस क्या रहा आपके पास में 8 बच रहा है। अब लगाओ दिमाग, 9 फिर से बाहर निकालना, 9 को बाहर निकाल दिया भाई यहाँ से, जहाँ से 9 आ रहा है वहाँ से निकाल दो। तो 9 तिये के 27 यानी कि ये ऐसे रह गया, है ना। और 9 6 के 54 मतलब ये ऐसे रह गया, ठीक है। और 9 चौके 36 यानी कि चौके 36 तो ये 4x हो गया, ठीक है। और ये 8 तो वैसे बगल में था, ओके। इस वाले को की बार क्या मान जाओगे आप बताओ, इसको आप मान लोगे m और ये आपके 9 है ही है और 8 आपके बचा हुआ था ये वाला, ठीक है। तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। यानी हमको क्या सिद्ध करना था कि a क्यूब है उसको हम 9m के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्त, इसको हम 9m प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं और इसको हम 9m प्लस 8 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात हमको सिद्ध करनी थी और हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।